वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मित्रों। कैसे हैं आप सभी। आज हम 20 प्रश्न का कलेक्शन आपके लिए लाए हैं जिस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं 5 प्रश्न इकोनॉमिक्स के आएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, द इकोनॉमिस्ट हु क्वाइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अर्थशास्त्री जिसने विकास की हिंदू दर शब्द को गढ़ा था, तो वो कौन है? तो वो है हमारे राजकृष्ण। ठीक है, राज कृष्ण। भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण जो है, इन्होंने हिंदू विकास दर शब्द को गढ़ा था। 1991 के उदारीकरण से पहले भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक विकास दर को संदर्भित जो है करता है। 1991 के उदारीकरण से पहले 1950 से 1980 के दशक के दौरान 3.5% के आसपास स्थिर रही, जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 1.3% औसत रही। तो ये जो हिंदू दर, विकास की हिंदू दर जो है, ये शब्द राजकृष्ण ने गढ़ा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की जो डिमांड है, मांग है, वो किस बात पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है खरीदने की शक्ति पर। जब आदमी खरीदेगा तभी तो मांग बढ़ेगी। तो खरीदने की इच्छा पर भी नहीं, करनीत पर नहीं, विज्ञापन से भी कुछ नहीं होने वाला। जब खरीदने की शक्ति होगी तभी मांग बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे। ठीक है, 3 बातों पर निर्भर करती है मांग। मांग जो है, इच्छा, खर्च करने की इच्छा तथा खरीदने की शक्ति। मांग मुख्यतः खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है, ये सबसे प्रबल है। व्यक्ति में अगर वस्तु के खरीदने की शक्ति का अभाव है, तो बाकी दोनों अगर हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो प्रभावी नहीं होंगी मांगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंतरिक व्यापार से संबंधित है? तो आंतरिक व्यापार जो है आपका शेयर बाजार है। ठीक है, ये आंतरिक व्यापार है। जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कंपनी की अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयर खरीदकर या बेचकर गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाता है, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। यह शेयर बाजारों से संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक अनुचित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अन्य शेयर धारकों को महत्वपूर्ण अंदरूनी गैर सार्वजनिक जानकारी की कमी के कारण बहुत नुकसान भी होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और किस नाम से जानते हैं? मित्रों बताइए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम मूल्य का सिद्धांत या कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों और छोटे छोटे चरों तथा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का हम स्टडी करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थशास्त्र के ज्ञान के लिए आवश्यक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जानना बहुत जरूरी है। निवेश का, कीमत का सिद्धांत कहते हैं हम, या मूल्य का सिद्धांत इसका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक क्षेत्र में कृषि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो कृषि जो है हमारी आती है प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि भाई कृषि पे ही सब डिपेंड है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। प्राथमिक में आ गया कृषि एवं खनन, द्वितीय में आ गया निर्माण एवं विनिर्माण, और तृतीय में आ गया सेवा। अतः कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। कौन सा संगठन भारत में सुरक्षा बाजार को नियंत्रित करता है? तो ये आंसर है आपका सेबी। सेबी जो है ये हमारा नियंत्रित करता है। ठीक है, सेबी की स्थापना जो है सेबी जो 1992 के अधिनियम के तहत जो है, इसकी जो है प्राधिकरण, नियामक प्राधिकरण है, स्थापना हुई। और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख नियामक भी है। ये सेबी के प्राथमिक कार्यों में निवेशक के हितों की रक्षा करना, भारतीय प्रतिभूति बाजारों को बढ़ावा देना, सब कुछ इसके अंडर में है। वृहत अर्थशास्त्र, मैक्रो, एक माइक्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, वृहत अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग किया था रागनेर क्रिस्क ने। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक शब्द पहली बार, क्रिस्क नहीं, ये फ्रिस्क है, ये लिखा हुआ है गलत। ठीक है, फ्रिस्क है। मैक्रो इकोनॉमिक शब्द पहली बार 1933 में रगनार फ्रिस्क द्वारा गढ़ा गया। जॉन मेनार्ड केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक या पिता हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में क्या शामिल है? तो इसमें आपका शामिल है बैंकिंग। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग शामिल है। तृतीयक उद्योग अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र है जो अपने उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है। अभी आपने पढ़ा था क्षेत्र, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। इसमें सेवाओं पर आधारित गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जाता है जो उपभोक्ताओं को अमूर्त सेवाएं जैसे व्यापार, बीमा, बैंकिंग इत्यादि की सुविधा प्रदान करता है। और द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण और प्राथमिक क्षेत्र कृषि और संबंध इन दोनों से इनसे संबंधित है। अभी आपको 3 बताए गए थे। तो अगला हमारा प्रश्न है सेनवैट किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेनवैट जो है हमारा एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद कर से रिलेटेड है। उत्पाद कर से रिलेटेड है सेनवैट, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, एडेड टैक्स। केंद्रीय मूल्य वर्धित कर को सामान्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जाना जाता है। यह भारत में वस्तुओं के निर्माण उत्पादन पर लगाया जाने वाला एक शुल्क है। यह वैट के अनुकूल है जो संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवैट के रूप में 1986 में देश में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2000 को मोडवैट को सेनवैट के रूप में पुनर्निर्मित कर दिया गया। अगला है श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या हैं? श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या हैं? तो ये है हमारी सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां। सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां ही श्रेष्ठ प्रतिभूतियां कहलाती हैं। गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियां या श्रेष्ठ प्रतिभूतियां से तात्पर्य ऐसे बॉन्ड से है जिन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और ये अर्थात ये ऐसे उपकरण है जिन्हें सरकार द्वारा बाजार से उधार लेने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। गिल्ट एज्ड या श्रेष्ठ प्रतिभूतियां बहुत कम जोखिम के साथ उच्च श्रेणी वाले निवेश के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का क्या क्या अर्थ है? एक ही अर्थ है, भिन्न अर्थ है, उल्टा अर्थ है या कोई नहीं इनमें से? तो इसमें जो है इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस जो है इनके अलग अर्थ हैं। प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता होती है। इस संतुष्ट की क्षमता को ही हम उस वस्तु की यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी जो है संतुष्ट की क्षमता से जो है तात्पर्य है। इसलिए जैसे जैसे हम वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं हमारी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। जैसे जैसे हम यूज करते हैं हमारा जो इच्छा है कम होती चली जाती है, और इसलिए किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, ठीक है। इसे ही हम अर्थशास्त्र में क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जनसांख्यिकी अंतर निम्न के बीच का अंतर दर्शाती है। जो जनसांख्यिकी अंतर है वो किस अनुपात को दर्शाती है, किसके अंतर को दर्शाती है? तो ये है हमारा आंसर जन्म और मृत्यु दर के बीच, ठीक है। जन्म और मृत्यु दर के बीच जो है जनसांख्यिकी अंतर जो है बताती है। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन है। यह एक बहुत सामान्य विज्ञान हो सकता है जिसे किसी भी तरह की गतिशील मानव आबादी पर लागू किया जा सकता है। ऐसी आबादी जो समय और स्थान के साथ साथ बदलती रहती है। जनसंख्या, इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण और जन्म, प्रवास, वयोवृद्धि, मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक और या कालिक परिवर्तन का अध्ययन भी हम करते रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता कितनी होगी? जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो हमारी कुल उपयोगिता कितनी होगी, ठीक है। तब हमारी कुल उपयोगिता न्यूनतम होती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है, घटती है? तो ये आपकी अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है। वस्तु के सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। वस्तु की जितनी भी इकाइयां हैं उसके उपभोग से, उसके कंजम्पशन से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही कुल उपयोगिता कहते हैं। जबकि सीमांत उपयोगिता वस्तु की किसी भी निश्चित राशि के उस अंतर के बराबर होती है जिसका प्रभाव वस्तु की एक इकाई को उपभोग से हटा लेने पर उसकी कुल उपयोगिता पर पड़ता है। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता जो है इस तरह हम समझ सकते हैं, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है।
जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है, फिगर में दिया गया है। अगला प्रश्न है सीमांत लागत किसके बराबर है? मार्जिनल कॉस्ट जो है किसके इक्वल है? तो सीमांत लागत जो है बराबर है मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। ठीक है, किसी वस्तु की एक आंतरिक इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में अंतर आता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, और इसे प्राप्त करने हेतु मात्रा में परिवर्तन को लागत में परिवर्तन से विभाजित करते हैं। सीमांत लागत से किसी फर्म के संतुलन की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है नियत लागत को किस नाम से जाना जाता है और कौन सा नाम है? इसका नाम है ऊपरी लागत। नियत लागत को हम ऊपरी लागत भी कहते हैं। ठीक है, नियत लागत या बंधी या स्थिर लागत उस कुल खर्च का जोड़ है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर कारकों की सेवाओं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है। इन्हें पूरक लागतें या ऊपर लागतें अथवा अप्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसी होती है? ऊपर की ओर चढ़ती हुई, नीचे की ओर गिरती हुई, मात्र अक्ष के समांतर, दाम अक्ष के समांतर। तो इसका आंसर है आपका ए, ऊपर की ओर चढ़ती हुई। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र जो है वो ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। ठीक है, गिफिन पदार्थ की मांग मात्रा उसकी कीमत में परिवर्तन की दिशा में ही बदलती है, अर्थात गिफिन पदार्थ की मांग और उसकी कीमत में सीधा संबंध होता है। इस अवस्था में इन वस्तुओं की कीमत कम होने पर उपभोक्ता इनकी मांग कम कर देता है, अर्थात अधिक होने पर उपभोक्ता इनकी मांग बढ़ा देता है गिफिन के अनुसार। इसलिए गिफिन पदार्थ की मांग वक्र ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आर्थिक लगान से क्या आशय है? तो आर्थिक लगान है भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान आर्थिक लगान है। ठीक है, लगान किसी भी साधन द्वारा उसकी सेवा प्राप्त करने की लागत से अतिरिक्त आय अथवा अधिशेष को कहा जाता है। क्योंकि संपूर्ण समाज के लिए कुल भूमि प्रकृति की मुफ्त देन होने के कारण इसे उत्पादन के लिए प्रयोग करने के लिए समाज को कोई लागत उठानी नहीं पड़ती। इसीलिए भूमि से समस्त आय अथवा लगान सारे समाज के लिए अधिशेष अथवा अतिरिक्त आय है। वर्तमान में इसे अधिशेष या अतिरिक्त आय को आर्थिक लगान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वितरण का जो सिद्धांत है वो संबंधित है आय तथा धन के वितरण में इक्वलिटी से, समानता से। आय और धन के वितरण में समानता से, आय और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में समानता से। ठीक है, अर्थशास्त्र में वितरण का सिद्धांत जो है वो राष्ट्रीय आय को सुव्यवस्थित रीति से उत्पादन के कारकों, श्रम, भूमि, पूंजी के स्वामियों के मध्य वितरित करने का प्रयास करता है। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्रियों ने यह अध्ययन किया है कि इन कारकों की लागतें और उनके प्रतिफल, किराया, मजदूरी और लाभ का आकार किस प्रकार निश्चित रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य होगा, वस्तु कैसी होगी? यदि मांग की आय जो है आय लोच 1 से अधिक है तो वस्तु की आवश्यकता होगी या विलासिता होगी या घटिया वस्तु होगी या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है विलासिता पूर्ण हो जाएगी, लग्जरी। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है, ठीक है, तो यह विलासिता पूर्ण हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी शर्त है जो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्तें हैं, पहली है क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों के लिए आपके लिए 5 शर्तें। एक है क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या, दूसरा समरूप इकाइयां, तीसरा बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, तीसरा फर्मों को उद्योग में प्रवेश एवं निष्कासन की स्वतंत्रता और पांचवा है एक समान कीमत। तो इसमें आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, किसी एक समय में एक, हाँ ये है आपका, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कित समाप्त हो गई, 20 प्रश्न थे। ठीक है,
तो आप इनको एक नज़र देख लेंगे। ठीक है, प्रयास रहेगा मेरा कि मैं एक वीडियो और बना दूं अर्थशास्त्र की। ठीक है, ताकि आपका कहीं ना कहीं से लाभ हो सके और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप एग्जाम दें पेट का। ईश्वर से मैं कामना करता हूं आप सभी का एग्जाम अच्छा हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो आपके लिए बेहतर होगी, लाभदायक होगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें।